नमस्कार, मैं सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य। आज साझेदारी के पुनर्गठन की श्रृंखला के अंतर्गत साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर पूंजी का समायोजन किस तरह से किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। साझेदारों की पूंजी का समायोजन यानी जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शेष साझेदार हैं वो अपनी पूंजी को समायोजित करते हैं। क्योंकि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो पूंजी का समायोजन कर रहे हैं। पहली परिस्थिति में जब नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई है, यानी उनके बीच में नई फर्म की कुल पूंजी की कोई सहमति नहीं हुई है, इस स्थिति में जो शेष साझेदार हैं उनके पूंजी खाते का जो शेष है उसका योग किया जाएगा और वही योग नए फर्म की कुल पूंजी होगी। फर्म की कुल पूंजी को उसकी गणना नए लाभ विभाजन अनुपात में की जाएगी और ऐसा करने से इसके अनुसार जो भी आधिक्य या कमी होगी वो साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर की जाएगी। दूसरी परिस्थिति में जब नई फर्म की पूंजी का निर्धारण साझेदारों द्वारा पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, यानी जो शेष साझेदार हैं वो इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि साझेदार की निवृत्ति के बाद हमारी जो नई पूंजी होगी वो क्या होगी, उसका निर्धारण वो पहले से कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो शेष साझेदार हैं उनकी पूंजी की गणना नए लाभ विभाजन अनुपात में की जाएगी और इसके अनुसार यदि कोई आधिक्य या कमी होगी तो वो साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर की जाएगी। तीसरे केस में, तीसरी स्थिति में जब एक साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है और उसकी जो देय राशि है वो विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते के नए लाभ विभाजन अनुपात के रूप में समायोजित करने पर विद्यमान साझेदारों द्वारा दी जाती है। यहाँ ये समझाना ज़रूरी है कि जब साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी जो देय राशि है उसका भुगतान फर्म के रोकड़ से ना करके जो विद्यमान साझेदार हैं उनसे रोकड़ मंगवाया जाता है भुगतान करने के लिए। अब जो वर्तमान साझेदार हैं वो रोकड़ लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस अनुपात में लाएं, तो यहाँ ये निर्धारित किया जाता है कि ये जानकर कि जो वो रोकड़ लाएंगे और रोकड़ लाने के बाद जो उनका पूंजी खाता होगा वो नए लाभ विभाजन अनुपात में होगा। चौथी परिस्थिति में जब सेवानिवृत्त साझेदार की देय राशि वर्तमान या विद्यमान साझेदार लेकर आएंगे और अपने पूंजी खाते का समायोजन नए लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे। इसके साथ साथ तुलन पत्रिका में कुछ रोकड़ का शेष दिया हुआ है वो उसे एक निर्धारित राशि या एक निश्चित राशि में कायम करना चाहेंगे या बनाए रखना चाहेंगे, यानी कि चौथी परिस्थिति तीसरी परिस्थिति का थोड़ा विस्तार है। पांचवी परिस्थिति में जब नई फर्म की कुल पूंजी जो सेवानिवृत्ति से पहले तुलन पत्र में दर्शाई गई थी वो उसे ही नई फर्म की पूंजी मानेंगे, तो उस परिस्थिति में कौन साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के पश्चात जो आधिक्य या कमी होगी उसे रोकड़ लाकर या निकाल कर किया जाएगा। इसका मतलब जो पांचवी परिस्थिति है वो किसी तरीके से हमारी दूसरी परिस्थिति के समान है, जहां हम बोल रहे हैं कि निर्धारित राशि पहले से दी गई है, यानी कि पूंजी का निर्धारण उन्होंने पहले से कर लिया। तो पांचवी स्थिति में भी उन्होंने पूंजी का निर्धारण कर लिया कि जितनी राशि जितना पूंजी हमारी कुल पूंजी सेवानिवृत्त साझेदार के पहले थी फर्म की कुल पूंजी उतनी ही कुल पूंजी उसके सेवानिवृत्ति के बाद आकी जाएगी। तो इन सभी परिस्थितियों की हम एक बार विचार करेंगे, एक बार फिर से चर्चा करेंगे एक प्रश्न के जरिए। और प्रश्न है ए, बी और सी फर्म के साझेदार हैं, उनका लाभ का विभाजन 2:2:1 में वो करते हैं। पुनर्मूल्यांकन ख्याति या संचित लाभ इन सब से संबंधित समायोजनों के करने के पश्चात ए, बी और सी के पूंजी खाते में जो शेष है जमा पक्ष की तरफ वो है ए का 1,60,000, बी का 1,20,000 तथा सी का 80,000। अब बी के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों की पूंजी किस तरह से समायोजित की जाएगी उसकी परिस्थितियां निम्न दी गई हैं। हम वहां पर निम्न स्थितियों में पूंजी की गणना करेंगे और कौन साझेदार कितना रोकड़ लाएगा या निकालेगा इससे संबंधित हम प्रविष्टि करेंगे। तो आइए जानें आपको
बोर्ड पर नज़र आ रहा है, मैंने साझेदारों का पूंजी खाता बना लिया है। साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हुए जो भी उसके समायोजन करने थे पुनर्मूल्यांकन से या ख्याति से, ख्याति मिलेगी यहाँ और इस ख्याति की क्षतिपूर्ति की जाएगी शेष साझेदारों के खाते से। पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ या हानि होगा उसको भी हमने डाल दिया। यहाँ मैंने मदें लिखी हुई हैं, सिर्फ राशि नहीं डाली है। ऐसा करने के बाद सबसे पहले जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है मैंने उसे यहाँ पर चिन्हित कर लिया। अब सेवानिवृत्ति के बाद ए का शेष 1,60,000 है, सी का शेष 80,000 है और बी जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उसका शेष 1,20,000 है। हमारे पास दो परिस्थितियां हैं, हम दो तरह से भुगतान कर सकते हैं। या तो हम उसका तुरंत भुगतान कर दें, तुरंत भुगतान करने पर हम यहाँ लिख देंगे रोकड़, तो इसका भुगतान हो जाएगा। और अगर हम भुगतान नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर देंगे और इस ऋण खाते को हम तुलन पत्रिका में दायित्व पक्ष की ओर तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता। अब जो ये शेष है ये मैं अगले भाग में ले गई हूँ। अब यानी यहाँ बी का शेष नहीं लिखा जाएगा, ए का शेष 1,60,000, सी का शेष 80,000। पहली परिस्थिति दी हुई है जब नई फर्म की कुल पूंजी शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी। यहाँ पर ये हमारे नई फर्म के अब साझेदार हो गए, शेष साझेदार। इनकी पूंजी अगर हम देखें तो 1,80,000, 1,60,000 और 80,000 है। तो यहाँ हम फर्म की कुल पूंजी निकालें। पूंजी कहीं बाहर से आएगी नहीं, अब उसी का समायोजन किया जाएगा। तो जो ए की पूंजी है 1,60,000 और बी की पूंजी 80,000, कुल पूंजी हो गई 2,40,000। इसे हम नए लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे और हमारा लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न के अनुसार 3:2 था। ए, बी और सी में बी जा रहा है तो इसके अनुपात को छोड़ दें तो अब आपका नया अनुपात हो जाएगा 3:1। यानी 2,40,000 को अगर आप 3:1 में गणना करते हैं तो आता है 1,80,000 और 60,000। ये जो नया कुल पूंजी का भाग है वो हम यहाँ दिखाएंगे, 1,80,000 और 60,000। यानी ए की पहले फर्म की पुरानी पूंजी है 1,60,000, अब नई पूंजी हो जाएगी 1,20,000। तो ये 20,000 और लेकर आएंगे रोकड़। और सी की पहले पुरानी पूंजी है 80,000 और नई पूंजी है 60,000, यानी ये फर्म से रोकड़ निकाल लेंगे 20,000। इस परिस्थिति में एक साझेदार द्वारा लाया गया रोकड़ दूसरे साझेदार द्वारा निकाले गए रोकड़ के समान होगा। दूसरी स्थिति में नए फर्म की कुल निर्धारित पूंजी 3 लाख रुपए दी गई है। अब इस 3 लाख को जो फर्म की नई पूंजी है इसे नए लाभ विभाजन अनुपात में इसकी गणना करेंगे। तो नया लाभ विभाजन अनुपात हमें पहले से ही मालूम है 3:1 है। 3 लाख को 3:1 में करेंगे तो हमारी राशि आती है 2,25,000 और 75,000, यानी ये नई पूंजी हो गई। नई पूंजी ए की 2,25,000 और 75,000। ए की पुरानी पूंजी थी 1,60,000 और नई हो गई 2,25,000, यानी ये शेष लाएंगे 65,000। सी की पुरानी पूंजी थी 80,000 और नई पूंजी जो निर्धारित की गई है वो 75,000, यानी वो 5,000 का शेष निकाल लेंगे। पुरानी पूंजी ज़्यादा है, नई पूंजी कम है, तो वो 5,000 का शेष निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम प्रविष्टि करेंगे क्योंकि ये पूंजी ला रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता नाम ए के पूंजी खाते से और ये निकाल रहे हैं तो सी का पूंजी खाता नाम रोकड़ खाते से। तीसरी परिस्थिति में जब सेवानिवृत्त साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान करना है और वो राशि शेष साझेदार लेकर आएंगे, किस अनुपात में लेकर आएंगे ये जानने के लिए हमें
उनके जो पूंजी का निर्धारण है वो नए लाभ विभाजन अनुपात में करना होगा। यानी कुल पूंजी निकालने के लिए ए की पूंजी जो पहले से ही फर्म में लगी हुई है 1,60,000, बी सी की पूंजी जो फर्म में लगी हुई है 80,000 और बी को देने के लिए जो राशि है वो भी ये दोनों साझेदार लेकर आएंगे तो वो उनकी अतिरिक्त पूंजी बन जाएगी। इसका मतलब ये पूंजी उनकी व्यवसाय में पहले ही लगी हुई है और ये अतिरिक्त पूंजी, तो अब फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 3,60,000 और इस 3,60,000 को वो नए अनुपात में विभाजित करेंगे 3:1 में। तो 3:1 में विभाजित करने पर हमारा आ गया 2,70,000 और 90,000, यानी ये उनका नया लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी बनी। अब क्योंकि ये साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे तो 1,20,000 देना पड़ेगा और उसको देने के लिए कौन कौन कितना रोकड़ लाएगा ये जानने के लिए ए की पुरानी पूंजी थी 1,60,000 और नई पूंजी हो गई 2,70,000। सी की पुरानी पूंजी थी 80,000 और नई पूंजी हो गई 90,000। तो देखें ए दोनों राशियों का अगर हम मिलान करें तो ए 1,10,000 की पूंजी लेकर आएंगे और सी के अगर दोनों पूंजी का हम मिलान करें तो सी 10,000 की पूंजी लेकर आएंगे। साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी बराबर होगी सेवानिवृत्त साझेदार को भुगतान करने की राशि के। अब हम बात करेंगे चौथे परिस्थिति की। यहाँ पर जो चौथी परिस्थिति है वो तीसरी परिस्थिति का ही एक विस्तार है। सेवानिवृत्त साझेदार को जो देय राशि है वो शेष साझेदार अनुपातिक रूप से लेकर आएंगे और वो अनुपात निकालने के लिए पहले उनकी पूंजी का निर्धारण नए लाभ विभाजन अनुपात में तुलन पत्रिका से नए लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो विस्तार है परिस्थिति का तीसरी परिस्थिति के तुलना में कि तुलन पत्रिका में पहले से ही रोकड़ की राशि 30,000 रुपये है और शेष साझेदार उसे 10,000 रुपये बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त साझेदार के राशि का भुगतान करने के लिए 20,000 रुपये हम फर्म के रोकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम जब कुल पूंजी निकालेंगे तो ए की पूंजी, बी की पूंजी और सी की पूंजी ये तो रहेगी 3,60,000, क्यों? तीसरे का ही ये विस्तार है। अब यहाँ पर आपके पास रोकड़ जो आपके तुलन पत्रिका में दिया है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी 30,000 दिया हुआ है और 10,000 आपको बनाए रखना है तो 20,000 का रोकड़ आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अब आपको 3,40,000 की कुल पूंजी चाहिए। उसका अगर हम देखें 3:1 निकालें तो गणना आती है 2,55,000 और 85,000। अब वो राशि हम यहाँ डाल देंगे। बी को तो 1,20,000 देना ही है। अब इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ए की जो पूंजी हो जाएगी वो हो जाएगी 2,55,000 और इसकी हो जाएगी 85,000। अब जरा गणना करें कितना लेकर आएंगे, 1,60,000 और 2,55,000 में अंतर अगर हम निकालें तो कितना आया 95,000 और 80,000 और 85,000 की गणना करें तो ये आया 5,000, यानी ए लेकर आएंगे 95,000 और सी लेकर आएंगे 5,000, कुल हो गया 1,20,000। पहले से ही हम रोकड़ का इस्तेमाल तुलन पत्रिका से कर सकते हैं तो हमें 1,20,000 का भुगतान करना है बी को। हमारे पास अब राशि उपलब्ध है। पांचवी परिस्थिति जो मैंने आपसे चर्चा की थी वो बिल्कुल दूसरी परिस्थिति के समान होगी। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि पांचवी परिस्थिति जब नई फर्म की कुल पूंजी जो सेवानिवृत्ति से पहले पूंजी थी तुलन पत्रिका में
उसी के समान होगी, तो उस केस में हमारे पास पूंजी का निर्धारण हो गया। यानी जो पूंजी सेवानिवृत्ति से पहले थी वही अब आपके सेवानिवृत्ति के बाद होगी। पूंजी का निर्धारण हो गया, जिसे नए पूंजी लाभ में गणना करेंगे और आधिक्य और कमी को साझेदारों द्वारा लाया या निकाला जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको सेवानिवृत्ति के समय किए गए पूंजी का समायोजन किस तरह से किया समझ आया होगा। आपको इसका लाभ मिलेगा, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।